आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि TRS और बीजेपी के साथ कांग्रेस पार्टी किसी भी प्लेटफॉर्म पर साथ नहीं जाएगी। गांधी भवन में TPCC के कोर कमेटी के इजलास में ये फैसला लिया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म को मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि TRS एक मफाद परस्त जमात है और वो इंसानी जिंदगियों के साथ खेल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की क़यादत में पार्लियामेंट और उसके बाहर शहरियत तरमीमी बिल और NRC के खिलाफ मुल्क भर में और तेलंगाना में एहतजाज कर रही है। उन्होंने कहा कि TRS बीजेपी के जिस GST और नोटबंदी के फैसले की तायद करने वाली पहली पार्टी है। इन दोनों बिल्स की वजह से मुल्क की माशी हालत अबतर हो चुकी है। तलाक़-ए-सलासा के बिल को मंजूर करवाने के लिए बीजेपी का TRS ने ताउन किया था। सदर जमहूरिया हिंद और नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात में TRS ने बीजेपी उम्मीदवार की तायद की थी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि TRS पहले ही NRC की तायद कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म के नाम पर मफाद परस्ती नहीं होने देंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की दस्तूर बचाओ रैली को पुलिस ने अब तक इजाज़त नहीं दी, जबकि पुलिस को इस सिलसिले में 4 दिन पहले ही दरखास्त दी गई है। మేము అందుబాటులో ఉన్న సీనియర్ నాయకులతో డిస్కస్ చేసి కొన్ని ఒక ప్రకటన చేస్తున్నాం. దయచేసి ఇది తెలంగాణ ప్రజానీకానికి సమాజానికి చాలా ముఖ్యమైన విషయం కాబట్టి మేము చెప్పింది యథాతథంగా చాలా జాగ్రత్తగా మీరు కవర్ చేయాలని చెప్పి మీకు సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న రాజకీయ పరిణామాలు గత 2-3 వారాల నుంచి దేశంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు మీరు కూడా అందరూ గమనించి ఉండొచ్చు. దానికి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీగా మా స్పందన మేము తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పటి నుంచి మేము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान शक्ति सिंह गोयल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी वोट बैंक सियासत के लिए मुल्क की मईशत को तबाह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की हुकूमत में हिंदुस्तान एक ताकतवर मईशत थी। आलमी सतह पर हिंदुस्तान 5वां मुल्क था, लेकिन अब मुल्क की माशी हालत ख़राब हो चुकी है। इसलिए अवाम के जहनों को मुंतशिर करने के लिए शहरियत तरमीमी बिल और NRC को मंजर आम पर लाया गया। उन्होंने कहा कि आसाम के तर्ज पर मुल्क भर में NRC को लागू करने की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी अपना तालीमी सर्टिफिकेट्स नहीं दिखा सकते, लेकिन मुल्क की आवाम से पैदाइश का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। लड़े हैं, वो कहते हैं कि आप NRC में नहीं हो, आप सिटीजन नहीं हो, आपको हम भेज देंगे बाहर, अभी डिटेंशन सेंटर में रहो। जिन्होंने पद्म अवार्ड पाया था, वो पद्म अवार्ड पाने वाले बोल रहे हैं कि आप यहां के सिटीजन नहीं हो। अब ये कहते हैं हम पूरे देश में लागू करेंगे। सवाल उन गरीब का होगा, वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है। उस गांव में रहने वाली गरीब बेहवा के पास अगर जाके कहेंगे कि तुम्हारे पिता का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, तुम्हारी मां हिंदुस्तानी थी, उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। जब मोदी जी अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं, मोदी जी की डियरेस्ट एंड नियरेस्ट मंत्री, उनकी डिग्री नहीं मिल रही है, तो इस देश के गरीब की वो बर्थ सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स की बात जब कोई अफसर जाके करेगा, उसकी क्या हालत होगी। हम इन मुद्दों को लेके लोगों के बीच में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि इस इश्यू पे लोगों के बीच में रहे।
जिस तरह से आज सूर्य ग्रहण है तो लोग खाना भी नहीं खाते हैं और पूजा पाठ करते हैं कि ग्रहण दूर हो। ये लोकतंत्र और संविधान पे मोदी एक ग्रहण लगाया है और उस ग्रहण के वक्त खाना पीना छोड़ के कांग्रेसी मेहनत करेगा। हर वो इंटेलिजेंट आदमी जो संविधान का सम्मान करता है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद से 5000 अफराद सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल करेंगे। कांग्रेस तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन, हैदराबाद कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी दस्तूर पर हमला है और उन्होंने ऐलान किया कि इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। उन्होंने कहा कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर हिंदुस्तानी अवाम बिलखुसूस मुसलमानों और दीगर के मफादात के मगायर हैं, जिसके बाद अवाम की शहरियत मुतासिर करने की ये दरपर्दा मजमूम साजिश है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की दरखास्तें दाखिल की जा रही हैं। अवाम और रजाकाराना तंजीमें भी इस कार्य खैर में शिरकत कर सकते हैं। इस ज़िम्मन में उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर 9100109111 दिया और कहा कि इस नंबर से मज़ीद मालूमात हासिल की जा सकती हैं। अवाम बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इससे इस्तेफ़ादा करते हुए इन क़वानीन को मुस्तरद करने के लिए दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। इस मौके पर अशफाक अहमद एडवोकेट और मोहम्मद इमरान खान भी मौजूद थे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और एनआरसी, ये तीनों एक ही कॉन्स्पिरेसी है। फर्स्ट स्टेप में मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। इसके बाद दलित को, जैन्स को, बुद्धिस्ट को, क्रिश्चियंस को, सिख को, ये तमाम लोगों को एक के बाद एक टारगेट किया जाएगा। आज हिंदुस्तान में बीजेपी गवर्नमेंट कम्युनल लाइंस में एक दूसरे को डिवाइड करने का काम करते आ रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं कि हाँ, ये एनआरसी से हिंदुस्तान के मुसलमानों को और हिंदुओं को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर अमित शाह ये बोलते हैं कि हम पूरे देश में एनआरसी कराएंगे, हिंदू हो या मुसलमान डॉक्यूमेंट ना सबमिट करने पे उन्हें डिटेंशन सेंटर भिजा दिया जाएगा। आज जो है हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्लोडाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट की हालत ऐसी है कि पिछले 45 सालों में इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई। जीडीपी की लेवल इतना डाउन हो गया, पहले हम तो हमारे हिंदुस्तान को हम बड़े कंट्रीज से कंपेयर करते थे। आज हमारा कंपैरिजन, हमारे जीडीपी की कंपैरिजन जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लेवल में हो गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ल्ड बैंक की लिस्ट बोल रही है। ऐसे हालात में आवाम का माइंड डाइवर्ट करने के लिए इतनी तेजी से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आ गया और इसके बाद एनआरसी हम पूरे देश में नहीं करेंगे या फिर करेंगे, इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में तो जो है एनपीआर, जो कि हर 10 साल में सेंसेक्स होता, वो आज पहली बार नहीं हो रहा। ये आज़ादी, देखिए यहाँ पर हमारे देश में, मुल्क हिंदुस्तान में आज हर अफराद में जो बेचैनी पाई जा रही है एनआरसी को, एनपीआर और सीए को लेकर, लेकिन मेरा मुतालबा मेरे देशवासियों से ये है कि मैंने अक्सर ये देखा है कि गुज़िश्ता 10 दिनों से हम तकरीबन जो है 100 से ज़्यादा तंजीमों से हम मीटिंग कर चुके हैं कि जो है सो लोगों को आखिर पता करे, यानी कि एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है और सीए क्या है। जब हम गुज़िश्ता 10 दिनों से ये मीटिंग करके जो है सो लोगों में ये अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या, और जब गुज़िश्ता ये 10 दिनों में हम कम से कम 1000 आदमी से अभी तक मिल चुके हैं, लेकिन आम आवाम में 10% लोगों को भी ये नहीं मालूम कि ये एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है और सीए क्या है। देखिए पूरे देश के लोगों में जो है सो एक यानी कि एक बेचैनी पाई जा रही,
यानी कि एक बेचैन है पूरे लोग। मगर अगर पूछा जाए ये है क्या, ये नहीं मालूम। तो हम जो सो आज हमारा जो हिंदुस्तान वासी है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सो लोगों को एजुकेट करिए। भाई ये NPR है क्या, NRC है क्या, CA है क्या, NPR नेशनल पॉप। तेलंगाना बीजेपी लीडर पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि शहरियत तरमीमी बिल का NRC से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात वजीर आजम और वजीर दाखिला के साफ तौर पर बयान देने के बाद भी मजलिस के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी इस पर मुनज़्ज़म सियासी साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन अवैसी को एक बैरिस्टर होकर आवाम को गुमराह नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तेलंगाना में आम सर्वे करवाया गया था उस वक्त मजलिस क्यों खामोश थी और अब इस मामले पर सियासत क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कांग्रेस पार्टी भी मोदी को इख्तिदार से हटाने के लिए किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद कर रही है और मोदी को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। निजामाबाद लोकसभा से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने 27 दिसंबर को निजामाबाद में मजलिस और मुत्तहिदा मजलिस अमल की जानिब से शहरियत तरमीमी एक्ट और NRC के खिलाफ मुनक़िद होने वाले एहतजाजी जलसे की इजाज़त ना देने का मुतालबा किया है। अरविंद ने इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर को एक याददाश्त हवाले की और CAA और NRC के खिलाफ जलसे की इजाज़त देने पर शहर में कशीदगी पैदा होने का खदशा जाहिर किया। रुकन पार्लियामेंट ने धमकी दी कि एहतजाजी जलसे की इजाज़त दी जाती है तो ऐसी सूरत में बीजेपी उसका जवाब देगी और उसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे। बीजेपी लीडर ने इस मकतूब की नकल ज़िले SP को भी रवाना की। उन्होंने CAA पर एतराज़ करने वालों को अदालत से रुजू होने का मशवरा दिया। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि बल्दी इंतखाबात से खौफ खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात को ख़तियत दिए बगैर पर्चे नामजदगी किस तरह दाखिल करेंगे और वोटर लिस्ट को ख़तियत दिए बगैर शेड्यूल किस तरह जारी किया जा सकता है। इस तरह के इंतखाबात का अमल कहीं नहीं है जहां एक दिन पहले तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान हो और दूसरे दिन पर्चे नामजदगी दाखिल करना हो। ये कोई तरीक़ा नहीं है। इसी वजह से इंतखाबात को मुलतवी करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि TRS कायदीन सिर्फ पागलों की तरह शोर न मचाएं बल्कि क़वायद के मुताबिक इंतखाबात करवाने के मुतालबे को संजीदगी से लें। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा कि KCR ईसाइयों को फिर एक बार गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरी बार इख्तिदार में आने के बाद KCR ने कुछ नहीं किया। KCR को ईसाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद देने के बजाय माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि वो क्रिश्चियन भवन तामीर करने का वादा करके भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि इमामों को दिए जाने वाली एजाज़ी रकम पादरियों को भी दी जाए। मिशनरी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून लाना चाहिए। मेदक और जच्चरला में KTR के करीबी लोगों ने चर्चों की अराजियात पर कब्जा कर लिया है और इस पर रियल स्टेट का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि TRS कायदीन को खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। జరుగుతున్నటువంటి క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి లక్షలాది మంది క్రైస్తవులు క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా వారి ప్రార్థనలో కానీ వారి సమావేశాల్లో కానీ వచ్చినటువంటి చర్చను మీ ద్వారా ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకోవాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు రెండవసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా మొదటిసారి 4.5 సంవత్సరాలు మరియు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏడాది అయింది 5.5 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ సమాజానికి ఇచ్చినటువంటి ఏ ఒక్క హామీని కూడా నెరవేర్చలేకపోవడంతో పాటు साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने तेलंगाना कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास का बायकॉट किया है। गांधी भवन में जब वो कोर कमेटी इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे तो इजलास में कोर कमेटी अरकान के अलावा दीगर भी मौजूद थे, जिस पर हनुमंतराव ने कहा कि ये कोर कमेटी का इजलास हो तो वो शिरकत करेंगे वरना वो इजलास से दूर रहेंगे।
टीआरएस की रियासती सतह की कमेटी का इजलास जुमे के दिन 11 बजे मुनक़िद होगा। पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की सदारत में ये इजलास मुनक़िद होगा। इस इजलास में रियासती कमेटी के जिम्मेदार, पार्टी सेक्रेटरीज, मुख्तलिफ शोबों के सुदूर और कमेटी के अरकान शिरकत करेंगे। इस इजलास में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और बल्दियात के इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी और इंतखाबात के दौरान पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक रहनुमाई की जाएगी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि इस साल जराइम की शरह पिछले साल के मुकाबले 3% कम हुई है। अंजनी कुमार ने आज सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जराइम की आदाद-ओ-शुमार पर मबनी सालाना रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की हिफाजत पर सबसे ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में इस साल जराइम में गुज़िश्ता साल के मुकाबले कमी वाक़ई हुई है। रहज़नी और अगवा के मामलात में भी कमी आई है। अंजनी कुमार ने बताया कि छीन खींचने के वाक़यात में 30% कमी वाक़ई हुई है। उन्होंने कहा कि जायदादों के मामलात में भी 2% कमी वाक़ई हुई है। इनके अलावा 4216 मामलात को पुलिस ने CCTV की मदद से हल कर लिया। चोरी के माल की वसूली में भी पुलिस ने नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए 61% माल को रिकवर किया। अंजनी कुमार ने बताया कि 0 FIR जनवरी से फुल टाइम के लिए वसूल किए जाएंगे। इसके अलावा सड़क हादसात में भी नुमाया कमी वाक़ई हुई है। इसके लिए चालान बहुत कारगर साबित हुए हैं। उन्होंने बताया कि कांस्टेबल से लेकर IPS ओहदेदार तक एडवांस टेक्नोलॉजी की तरबियत हासिल कर चुके हैं। अंजनी कुमार ने बताया कि बशमूल एक बैरूनी बाशिंदों के 196 अफराद को ड्रग्स के 88 मामलात में गिरफ्तार किया गया। ఈ రోజు నాకు తర్వాత నాతోటి పాటు నా ఎంటైర్ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ టీమ్ కి చాలా సంతోషం. మీ అందరు ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇది ఒక సిటీ పోలీస్ కి ఎంకరేజ్మెంట్, సిటీ పోలీస్ కి హార్డ్ వర్క్ కి ఒక రికగ్నిషన్, అండ్ దట్ ఆల్సో ఒక హిస్టారికల్ ప్లేస్ కోటి రెసిడెన్సీ, కోటి విమెన్స్ కాలేజ్, ఇది కూడా ఒక పర్పస్ ఉంది, ఒక మెసేజ్ ఉంది. ఈ సందర్భంలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంటైర్ సిటీ పోలీస్ టాప్ లీడర్షిప్ తరఫు నుంచి I congratulate first the entire team members of Hyderabad City Police, 14,000 police officers who have worked from January to December in all hardship. दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जुमेरात को नादिर फल्कियाती नज़ारे का मौका मिला। जारिया साल का आखिरी सूरज ग्रहण क्रिसमस की तकरीब के एक दिन बाद हुआ। सूरज ग्रहण के मौके पर सूरज आग के दायरे की शक्ल में नजर आया। जुमेरात को सुबह 8 बजे इसकी शुरुआत हुई। माहिरीन फल्कियात ने निशानदेही की है कि इस तरह का सूरज ग्रहण जुलाई और जनवरी 2009 माफ़ कीजिएगा इस तरह का सूरज ग्रहण जुलाई और जनवरी 2010 में देखा गया था। जून 2009 में एक और सूरज ग्रहण होगा, ताहम इस माफ़ कीजिए जून 2020 में एक और सूरज ग्रहण होगा, ताहम इसका मवाजना जुमेरात के सूरज ग्रहण से नहीं किया जा सकेगा क्योंकि यह गैर वाज़ेह होगा। मकाम की मुनासिबत से लोग इसका मुशाहिदा कर सकेंगे। सुबह 9:31 पर हैदराबाद में इस सूरज ग्रहण का मुशाहिदा किया गया क्योंकि उस वक्त सूरज के 74% हिस्से को चांद ने छुपा लिया था। इस मौके पर हैदराबाद में सुबह में शाम जैसा मंजर नजर आया। प्लानिटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रघुनंद कुमार ने कहा कि जुमेरात को सूरज ग्रहण आइंदा 10 साल तक नाकाबिले फरामोश रहा। इसी तरह का सूरज ग्रहण हिंदुस्तान में 2031 में नजर आएगा। साइंसदानों ने मशवरा दिया था कि सादा आंख से इसके रास मुशाहिदे से गुरेज किया जाए। सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान हायल होते हुए गुजरता है, तब ज़मीन पर जुज़वी या फिर मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है। सूरज ग्रहण से निकलने वाली शुआएं इस कदर शदीद होती हैं कि इससे आंखों की बीनाई ज़ाया हो सकती है। सूरज ग्रहण के मौके पर चाशुम्बे की शब से जुमेरात की दोपहर तक तमाम मनादिर बंद रहे। हामिला ख़वातीन के ख़ानदानों का मानना है कि ग्रहण का असर जनीन पर पड़ सकता है, इसलिए उनको बाहर निकलने से रोका जाता है। रघुनंदन कुमार ने ग्रहण के ताल्लुक से कई तरह की गलत फहमियाँ पाई जाती है। हामिला ख़वातीन के अलावा इसको लोग कटे होंठ से जोड़ते हैं। ऐसे मसाइल के सिलसिले में यकीनी तौर पर बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है।
दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद सर्दी की लहर जारी है। शाम में 6 बजे से ही सर्दी की लहर शुरू हो रही है, जिसके नतीजे में लोग शाम और सुबह में घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। शुमाली हिंद से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में दोनों तेलुगु रियासतों में दर्जे हरारत में गिरावट हुई है। रियासत एपी के एजेंसी इलाकों के अवाम सर्दी से परेशान है। सर्दी की लहर में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। रियासत के कई मकामात पर दिन के मुकाबले रात के औकात में सर्दी की लहर दर्ज की जा रही है। कई मकामात पर सुबह की अवलीन सातों में दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हुई है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों और लिहाफों के साथ साथ स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फुटपाथ पर सोने वाले अफराद सर्दी से काफ़ी मुतासिर हैं, जो सर्दी से बचने के लिए कंबल और लिहाफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। फुटपाथ पर सोने वाले कई ऐसे अफराद भी हैं जिनके पास कंबल या लिहाफ के अलावा सर्दी से बचने के लिए कोई चीज़ नहीं है। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में कोहर देखी जा रही है, जिसके नतीजे में सुबह के औकात में भी रास्ता साफ नज़र नहीं आ रहा है। रियासत के 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ के खिलाफ आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती के किसानों का एहतजाज 8वें दिन भी जारी है। दारुल हुकूमत के इलाके तुलुबुर में किसानों ने मुजाहरा किया। नौजवानों ने सड़कों पर क्रिकेट, वॉलीबॉल और दीगर खेल खेलते हुए अपना एहतजाज जारी रखा। मुजाहिरीन ने अपने चेहरों पर मोदी और अमित शाह के मास्क लगाए। दारुल हुकूमत के इलाके मंदारा में भी किसानों ने सड़कों पर खेमे लगाए और महाधरना दिया। इसके अलावा कई और इलाकों में किसानों, खवातीन और छोटे बच्चों ने जंजीरी भूख हड़ताल शुरू कर दी। शहरी इलाकों तरक्की के महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी व कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिम्मेदारों को किसानों ने मकतूब रवाना किया। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हुए एहतजाजी मुजाहरों के दरमियान तशद्दुद फूट पड़ने के बाद उत्तर प्रदेश में फैली कशीदगी तो कम हो गई है, लेकिन लोगों में अब भी खौफ व हरास का आलम है, क्योंकि ज़िले इंतज़ामिया ने सरकारी व प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। लखनऊ में तकरीबन 110 अफराद को नोटिस जारी किया गया है और उनसे 3 दिनों के अंदर जवाब तलब किया गया है और आखिर उनके खिलाफ एहतजाज के दौरान हुए नुकसानात की तलाफी क्यों ना किया जाए। नोटिस में कहा गया है कि 3 दिन के अंदर जवाब ना मिलने पर नुकसानात की तलाफी की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। पुलिस के मुताबिक जिन अफराद को नोटिस जारी की गई है उनकी शिनाख्त पुलिस के जरिए बनाए गए वीडियोस और CCTV फुटेज के जरिए की गई है। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता जुमेरात को लखनऊ में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहरों में अचानक तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसमें फायरिंग से एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि 50 से ज़्यादा जख्मी हो गए थे। तशद्दुद के दरमियान आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। आगजनी की वजह से मीडिया की OB वैन समेत कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई थी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने 2 पुलिस चौकियों में भी तोड़फोड़ की थी और उसके सामने खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी थी। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ रियासत के मुख्तलिफ अजला में हुए एहतजाजी मुजाहरों के दौरान फूट पड़ने वाले तशद्दुद में अब तक तकरीबन 17 अफराद की मौत हो चुकी है, जिनमें से तकरीबन 14 अफराद की मौत गोली लगने की वजह से हुई है। पुलिस ने अब तक बिजनौर में एक शख्स की मौत पुलिस की गोली से होने की तस्दीक की है। पहले पुलिस ने मुजाहिरीन पर एक भी गोली फायर ना करने का दावा किया था। लखनऊ की तरह रियासत के दीगर अजला बशमूल बरेली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर, कानपुर और प्रयागराज में भी इंतज़ामिया ने CAA के खिलाफ एहतजाज में मुलविस होने के इल्ज़ाम में लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। बरेली में इंतज़ामिया ने एहतजाज में मुलविस हर शख्स से 50 लाख रुपए की अदायगी का नोटिस जारी किया है। रियासत में पुलिस की जानिब से इमलाक की तलाफी के नोटिस और रातों को पुलिस की दबिश से शहरियों खासकर नौजवानों के दरमियान खौफ का माहौल है। पुलिस की जानिब से उमूमन अजला में फ़ोटो के साथ पोस्टर लगाकर उनकी गिरफ्तारी में मदद की अपील की जा रही है। वहीं किसी किस्म का कोई भी खतरा मोल ना लेते हुए आगरा और मथुरा में इंटरनेट को जुमेरात से मजीद 2 दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि तकरीबन 1 हफ्ते तक इंटरनेट खिदमात की मुअत्तली के बाद अब रियासत के दीगर अजला में इंटरनेट खिदमात को बहाल कर दिया गया है। एक सीनियर अफसर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब तक 300 अफराद को नोटिस जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सदर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को कहा था कि शहरियत तरमीमी कानून के सिलसिले में हाल ही में दिल्ली में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और राजधानी की आवाम को उसे सज़ा देना चाहिए। मशरक़ी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में हज़ारों करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हब की बुनियाद रखते हुए अमित शाह ने आज कहा है कि CAA के खिलाफ मुजाहरा कांग्रेस की क़यादत में टुकड़े टुकड़े गैंग ने किया। ये दिल्ली के अमन को ख़त्म करने के लिए ज़िम्मेदार है, उसे दिल्ली की आवाम को सज़ा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि CAA पर अपोजिशन ने दिल्ली की आवाम को गुमराह करके राजधानी के अमन को नुकसान पहुँचाया है। कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि पार्टी के काम करने का
घसा पीटा अंदाज नरेंद्र मोदी ने गुजरात से बदलना शुरू करके एक ऐसा वर्क कल्चर मुल्क के सामने पेश किया है जो हुकूमत किसी काम के लिए भूमि पूजन करेगी वही हुकूमत उसका इफ्तिताह भी करेगी और 5 साल के अंदर ही अवाम को इसका हकीकी चेहरा देखने को मिलेगा। अभी अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर विपक्षों ने कांग्रेस के नेतृत्व में एक भ्रांति खड़ी की। दिल्ली ने बहुत समय के बाद देखा है, लोग सड़कों पर आए, दिल्ली की शांति को भंग किया गया। मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, विपक्ष ने दिल्ली को, जनता को गुमराह कर दिल्ली की शांति को भंग किया है। दिल्ली वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पुलिस तो पुलिस का काम करेगी, मगर आपने भी दिल्ली में शांति रहे ऐसी सरकार लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर संसद के अंदर चर्चा हुई, सब जगह चर्चा हुई, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, इधर उधर की बातें करते थे। बाहर निकलकर इसमें भ्रम फैलाना चालू किया और दिल्ली को अशांत किया। मैं कहना चाहता हूं, एक कांग्रेस पार्टी, इसके नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग जो दिल्ली के अशांति के लिए जिम्मेदार है, इसको दंड देने का समय आ गया है। दिल्ली की जनता ने दंड दिया। इस तमहीद के साथ कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मौजूदा हुकूमत बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत हर ज़रूरतमंद की आंखों में खुशी और ज़िंदगी में खुशहाली लाने के अज़्म के साथ काम कर रही है। अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने यकीन दहानी कराई है कि सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट, NRC और अब कौमी आबादी का रजिस्टर NPR को अपडेट करने का सरकारी फैसला किसी भी तरह हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इस वजाहत की तायद की है कि शहरियत तरमीमी एक्ट किसी की शहरियत लेने के लिए नहीं बल्कि शहरियत देने के लिए है और NRC का 1951 से ताल्लुक़ आसाम के अलावा कहीं और से नहीं है। नक़वी ने इल्ज़ाम लगाया कि सिटीजनशिप तरमीमी एक्ट, NRC और अब कौमी आबादी का रजिस्टर को अपडेट करने के फैसले के हवाले से समाज के एक तबके में खौफ और शक का भूत खड़ा किया जा रहा है। झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने डिटेंशन कैंप के सिलसिले में गलत मालूमात देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर ज़बरदस्त हमला किया और कहा कि हुकूमत खुद पार्लियामेंट में ऐसे सेंटर्स होने की बात तस्लीम करती है। राहुल गांधी ने जुमेरात के रोज़ ट्विटर पर नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा कि RSS का वज़ीर-ए-आज़म भारत माता से झूठ बोलता है। उसके साथ ही हैशटैग भी है जिसमें 3 बार झूठ 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 लिखा है। कांग्रेस मुसलसल इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत डिटेंशन कैंप्स के बारे में झूठ बोल रही है। राहुल गांधी ने इस सिलसिले में मोदी पर यह हमला रामलीला मैदान में उनकी तकरीर पर किया जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने डिटेंशन कैंप्स ना होने की बात कही है। कांग्रेस लीडर ने इस ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें रियासती कौमी शाहराह 46 की तस्वीर और संग मील है। मील के पत्थर में नाटिया को 3 किलोमीटर दूर बताया गया है। नाटिया आसाम में है और वहां डिटेंशन कैंप की तामीर चल रही है। पार्टी ने भी नज़रबंदी कैंपों यानी डिटेंशन कैंप्स के सिलसिले में नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए ट्वीट किया, वज़ीर-ए-आज़म से अमित शाह तक सभी के झूठ बेनकाब हो चुके हैं। डिटेंशन कैंप्स की हकीकत पार्लियामेंट में पेश की गई जो खुद वज़ारत दाखिला ने पेश की। अपने ही सच को कब तक झूठ के लिबास में रखेगी ये बीजेपी हुकूमत। पार्टी ने कहा कि डिटेंशन कैंप के सिलसिले में वज़ारत दाखिला ने पार्लियामेंट में मालूमात देते हुए बताया कि आसाम में 6 डिटेंशन कैंप हैं जिनमें 1133 अफराद को हिरासत में रखा गया है। इन कैंप्स में 1 साल से ज़्यादा अरसे से रहने वाले कैदियों की तादाद 769 है जबकि 3 साल से ज़्यादा वक्त में इन कैंपों में गुजारने वाले कैदियों की तादाद 335 है। कांग्रेस की 135वीं यौम तासीस के मौके पर लखनऊ में प्रियंका गांधी की क़यादत में 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी रियासती हेडक्वार्टर से हजरतगंज अंबेडकर मूर्ति तक अमन मार्च निकालेगी। पार्टी ज़राए ने जुमेरात को बताया कि प्रोग्राम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और रियासती यूनिट को प्रियंका गांधी के दौरे से मुतालिक कन्फर्मेशन मौसूल हो गया है। ज़राए के मुताबिक पूरी रियासत से पार्टी कैडर और कारकुनों को हफ्ते के रोज़ लखनऊ में प्रियंका के प्रोग्राम में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है।
शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मुल्क का एक बड़ा तबका जहां इन मुजाहरों के साथ खड़ा नजर आ रहा है, वहीं एक तबका वो भी है जो इन मुजाहरों की तनकीद कर रहा है और ख़ुद को हुकूमत के साथ खड़ा देखना चाहता है। मुल्क के फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत जो चंद रोज़ बाद यानी 21 दिसंबर को अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद मुल्क में ये बहस छिड़ गई है कि क्या हम पाकिस्तान और चीन के रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की फ़ौज हुकूमत और सियासी मामलात में सीधी मुदाखलत करती है। जनरल बिपिन रावत ने आज बयान दिया कि वो लीडर नहीं होते जो लोगों को गलत सिमत में रहनुमाई करते हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि अवाम और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तुलबा की क़यादत शहरों में तशद्दुद और तोड़फोड़ करने के लिए रहनुमाई कर रही है। ये क़यादत नहीं है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले कभी किसी फ़ौजी सरबराह ने मुल्क के अंदरूनी सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं की और बहुत से लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि साबिक़ फ़ौजी सरबराह जनरल VK सिंह जो मौजूदा हुकूमत के वज़ीर भी हैं, उन्होंने भी अपने दौर में कभी मुल्क के सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं की। उनके इस बयान की तनकीद करने वाले लोगों ने कहा कि उनका मुल्क के सियासी माहौल पर बयान देना जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है और ज़रूरत इस बात की कि कोई उनकी सियासी ख्वाहिशात पर लगाम लगाए। हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक फ़ौज को मुंतखब मरकज़ी हुकूमत की रहनुमाई में काम करना होता है और उसको बरसरे इख्तिदार सियासी जमात के नज़रिए और सियासी फ़ैसलों के तय गैर जानिबदार रहना होता है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।